आया, फिर यूपी आया, फिर एनडीए आया, ऐसे चल रही है ये। देखते वैकल्पिक राजनीति का भविष्य क्या है? ये जो अभी अ, पिछले 10 साल जो आया ना राजनीति का, वो इसने एक विकल्प के तौर पे राजनीति सेट की। वैकल्पिक राजनीति के दो अर्थ हैं कि से आप ढूंढते हैं, तो एक तो टोटली उस चीज को करके उसकी जगह से का कोई कंप्यूटर है मान लो, तो उसमें आप विकल्प तौर पे आप उसने पलटी के चले या पूरी या ऐसे, तो वो भी वैकल्पिक। एक ऐसा विकल्प हो जो बिल्कुल ही उसका आमूल हो गई, या डिजाइन ही पूरी चेंज कर दी। तो एक तो ये सोचने से हो है कि ये नीति जो लाल राजनीति है, ये कौन सा विकल्प है, क्या है इसके बारे में? ये एक एक ग्रुप है, इसकी के मूड में हूँ। सारी बात ये हूँ कि 4 साल के अपना करते करते अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स, अल्टरनेटिव ऐसी खड़ी भाई तुम हमारे प्रतिनिधि हो, करना। डेमोक्रेसी का मतलब ये है, हमारे हमने प्रतिनिधि को भेजा, वो 5 मुड़ के ही नहीं देखा। लेकिन इन सिस्टम को हम भेज रहे हैं, लेकिन ये हमारे ये करो, ये करोगे, क्यों पॉलिसी के अंदर हमारा ये खड़ा होगा, ये सारे के पुराने टाइम में अपना बना। और नेगेटिव को नहीं कह सकते। अफगानिस्तान जैसे तालिबान ने अपना एजेंडा फिट किया, अपना एजेंडा किया, ये ऑल्टरनेट गया। इस ऑल्टरनेट के अंदर प्लस क्या ये सोचें तो अलग बात, क्या अपने माइंड से मुझे ये चीज नहीं मिली, लेकिन इस अपने आप में तरीके से राजनीति का नया विपदेश क्या आए, हम कहोगे वोट देने के लिए या प्रचार पुलिस सहयोग, लेकिन इस पे करोगे, ये दूर से कोई नहीं कर पाता। बिल्कुल अलग वो डाल हो गया, दूर प्रॉपर नहीं किया। तुम मेरा काम करोगे तब मैं तेरे को वो वहां जाना मत, साल में मैं धूल चट सकता हूँ, तो उसके बाद मेरे इनको पूरा भय है, क्योंकि ये इधर यूनाइट है। जब ये पूरे लोग यूनाइट हैं एक सिस्टम के पार्ट में, इसलिए क्या है कि अब सोचेंगे साहब ये गलत कर रहे हैं, आरएसएस विकल्प जो इन्होंने दिया ये, तो मैं इसको गलत नहीं मानता। अपनी अपनी चॉइस है। कोई आदमी कहे भाई मुझे तो मेरे तो हिंदू है, मुझे ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, लेकिन बांटती या भला क्या था। राष्ट्र की भी बात है, मान लो मॉडल ही अलग है, इसको हम लेंगे प्राथमिकता पे, इनको लेंगे। किसान मजदूर और तीनों को दो, तो मजदूरों ने इनसे बात नहीं कि अपने नदी को तुम जा ये मांगे तुम मानना, तो ये एक ही नहीं थे। इन से इनको बहुत सारे टुकड़े हो गए, किसान को इन ये नहीं रहा। आपने अपने अपनी एक चिंतन करके और इस लाइन पे मुझे हिंदुत्व का, हम हिंदू हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तान का कार्य कर रहे हैं, अपना आ जाए अभी प्लस माइंड से वो को यार क्या फर्क तुम हिसाब से सही है, सब संगठित इस के जो कुछ जो जो भी बिंदु थे के अंदर इन लोगों ने अपने भेजे हुए रखी, कोई शर्त रखी, आप उसमें भी वोट दे। मजदूर ने कोई वोट दिया,
के मायने ये है कि मजदूरों के अंदर जो थे एसटी लोग थे, उन्होंने बड़े कर लिया, इनको कोई बड़ी बात नहीं की, थोड़ा सा दूर के एससी वालों ने या दिए, इससे नहीं हुआ, इसका तो बिल्कुल मुफ्त काम, ये तो मैं कर रहा है तो तुझे पड़े को जीत बेले इनका उस संविधान की थोड़ी सी बात की झटका दे दिया कि 400 पार होगा, संविधान चेंज करोगा तो इनका दिमाग ठिकाना है, यार ये लफड़ा नहीं करना, इनको छेड़ना नहीं, काम कुछ नहीं हुआ लेकिन छेड़ना नहीं, ये माइंडसेट इनका आरएसएस के लोगों का या ये ग्रुप है इसका हो गया कि ये 3 टुकड़े हैं, ये अलग अलग हैं, हम कॉरपोरेट के लोग, आरएसएस के लोग और हिंदुत्व विचारधारा के लोग ये संगठित भाव से अपने जिए और इनको ये था भी पैसा भी कमाना, इस व्यवस्था से हम कायम रहेंगे। इधर ये खेती वाले जो थे ये बिल्कुल न तो ये संगठित हो पाए खुद और न इनको कर पाए कि भाई तुम जो किसान कमेरा वर्ग था, कमेरा का मायना ये था कि अपने से जुड़े हुए लोग थे, लेकिन ये नहीं कर पाए, इसलिए पूरी की पूरी लाइन राजनीति जो आज है वो ये है, एक फाइल जाती है, जैसे मान लो राजस्थान की भी बात कर लूं तो इस मंडी के पहले से उनका सेटअप खड़ा कर रखा है, चैनल बना रखा है कि यहाँ से ट्रांसफर की लिस्ट जाएगी तो इनके मार्फत जाएगी, अब ये सिस्टम नहीं कर ये आप मत दे दिया इनको इनके पास एक दो हमारे को हम सिस्टम में कुछ नहीं, कोई अजीब मांग मेरा दे रहा है लेकिन आवाज कट आ रही सर, कट के तो खड़ा हो जाता हूँ और तो क्या, इसमें सिवाय कोई दूसरा विकल्प मेरे पास है नहीं। अब कैसे, अब ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा क्योंकि नेटवर्क का झगड़ा है, यहाँ खड़े रह लेंगे आधे घंटे पौन घंटे जो रिकॉर्ड हो रहा है इसके हिसाब से। हाँ, तो मेरा मतलब ये है कि अब जो ये गठजोड़ है ना, इनका दिमाग का ऐसा सेटअप है, इनका विकल्प ये है कि यार हम तो संख्या में तो कम है, संख्या तो इनकी ज्यादा है किसान की और इनकी, तो इनको कैसे करें, तो इनसे गठजोड़ करो, तो उनके आस्तीन के सांप के अंदर आए, इनको पटाया आगे, यार देख तू मेरे को ये दे दे, लेकिन ये अंदर गए इन्होंने ये बात नहीं की, जो भी एससी एसटी के लोग या किसान वर्ग के लोग थे उन्होंने ये वादे इनके साथ गठजोड़ में नहीं किए, गठजोड़ में यह वादे करते, जैसे आरएसएस ने अपना प्रतिनिधि भेजा, उससे वादा किया कि मेरा ये काम करेगा, मेरा एजेंडा क्या है वो मेरा वहां एजेंडा फिट करेगा तो मैं तेरे साथ हूं, तो मोदी को आगे किया, उनका एजेंडा दे दिया, मोदी ने अपना शासन में कर दिया और मोदी अपना एजेंडा फिट कर रहा है। अब ये दो वर्ग है, इनके पास संख्या बल था, और संख्या बल से कहते हैं ना कि सब संख्या बल से दुनिया वो है, वो संख्या बल का मामला वोट में ऐसा नहीं है। एक ये भी मामला है कि आप संख्या बल के सिवाय आप गठजोड़ किससे कर रहे हो, अच्छे खासे संख्या बल में जिनमें इनके भी कुछ दलाल टाइप या नेता टाइप या पार्टी के लीडर टाइप हैं, उससे सेटिंग कर लो, कुछ संख्या बल का कोई मामला खत्म, वो जाके अपना झंडा लेके कभी बसपा वाला चला जाएगा, कभी हनुमान चला जाएगा, कभी और कोई पार्टी वाला चला जाएगा, ये अपने लीडर जो है वो उन वोटों को डाइवर्ट करके और उसके खाते में डाल देंगे। और तुम खाते में तो ले जाओ कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारा एजेंडा तो बता दो कि भैया तुम्हारा जो एजेंडा है आरएसएस का, तो वैकल्पिक राजनीति का, उस एजेंडे में मेरा एजेंडा कहाँ फिट है। हमें एक माइंडसेट बना दिया कि हम हिंदू विरोधी हैं फलाना, ये नहीं है। मुद्दा ये है कि मानव सभ्यता को दो हाथ को काम चाहिए,
हर आदमी को रोटी चाहिए, इसके सिवाय एक सोशल सिक्योरिटी चाहिए, एजुकेशन चाहिए। ये एजेंडे हमें यही डाल देते, भाई तुम्हारा हिंदू का नाम ठाम में मुझे मतलब नहीं है, तुम किसी का नाम कुछ भी बदलो करो, बदलते रहना, लेकिन मेरी रोटी, मेरी एमएसपी या मेरा कोई काम वो तो ध्यान रखेगा क्या? ये बात जब नहीं आई ना, तब मुद्दा ये आता है कि वैकल्पिक राजनीति को, और संख्या से देखो, उन्होंने अपनी वैकल्पिक राजनीति स्थापित की और ये तारीफ काबिल है आरएसएस की कि इन लोगों ने किस तरह से अपने माइंड सेट में अपनी बात को मनवाने के लिए किसी भाई का सहारा लिया, किसी गठबंधन का सहारा लिया और उनके वोटों को अपने साथ मिलाया और अपना एजेंडा फिट कर लिया। इनकी रियल मांग, गठजोड़ वालों की रियल मांग के अंदर इनका सेटिंग नहीं हो पाया। यदि आप इस तरह से वोट देने का माइंडसेट इतना इजी मानते हैं कि ठीक है चलो मेरा नेता कह रहा हम इधर दे देते हैं, उसको जीता देते हैं, तुम्हें जिताने से मतलब नहीं था, तुम्हारा एजेंडा क्या था? यदि इस एजेंडे के प्रति आप क्लियर नहीं है, जैसे आज की मीटिंग में मैं डॉक्टर वेलाराम जी जुड़े हुए हैं जो भारतीय ट्राइबल पार्टी के अध्यक्ष हैं राजस्थान के, और ये बिल्कुल सीधी है। आज वो मेरे आज लिंक में बड़ा मिस्टेक हो गया था, बाकी कसाना जी भारतीय किसान पार्टी के थे, मैंने उनको भी बुलाया था, लेकिन उनका आगे आपने 13 वाला में थोड़ा लिंक डालने में मिस्टेक हो गया। वो 13 तारीख मुझे ध्यान नहीं रही, मैंने लिंक 13 को जारी किया तो तारीख चेंज नहीं कर पाया, फिर मैंने जल्दबाजी में भेजा था, वो बिजी हो गए होंगे। मेरा मतलब ये है कि आपका कोई भी गठजोड़ आप कर रहे हो तो किसके साथ कर रहे हो? वो आदमी तो अपना एजेंडे को बिल्कुल कायम है, एकदम फिट है, जिनके वोट इस पूरे भारत में 2%, 5% या मैक्सिमम 10% है, और 90% लोगों के छोटे छोटे से टुकड़ों से लिंकअप करके और अपने एजेंडों को मनवा रहे हैं। आप एक एमएसपी नहीं ले पा रहे हो और आदिवासी ग्रुप कहीं भी अपने आप की एक मांग नहीं मनवा पा रहा। इसके कारण ये है कि हमारे जो भी लीडर्स हैं, उन लीडर्स के प्रति हम जितने वफादार हैं तो उनको भी जनता के प्रति या उस ग्रुप के प्रति वफादारी दिखानी चाहिए। आज किसान वर्ग किसी एक नेता के साथ में है, आदिवासी वर्ग किसी नेता के साथ में है, तो समझौता होने के पहले बहुत सारी मीटिंग होनी चाहिए जैसा इनकी होती है। इन फंडामेंटली क्लियर हैं ये लोग। अब ये कह सकते हैं साहब ये तो 100 साल से इसी बात पे लगे हुए हैं, तो अब 100 साल से क्या है, टेक्नोलॉजी का जमाना, आप 5 साल में भी अपनी बात को रख सकते हो। पूरा का पूरा रिसोर्स जो था धरती का, आदिवासियों को भगा करके और इन्होंने एक ग्रुप के साथ में अटैच कर दिया और उनको ले लिया। पूरा का पूरा किसान की जमीन को क्लस्टर बना करके इनको दे दिया। यानी एक छोटा सा अदना सा ग्रुप जिसके पास में संख्या बल के नाम में बहुत सीमित हैं वो लोग, लेकिन किस तरीके से गठजोड़ करके, आप इनके गठजोड़ की कैलकुलेशन रखो कि इनका गठजोड़ हरियाणा के पैटर्न, हरियाणा को उठा लो, ये क्लियर कह रहे हैं कि ये जितने भी पार्टियां कांग्रेस को छोड़ के जितने भी जीतेंगे वो बीजेपी के हैं। फैक्ट है, होंगे। यदि कांग्रेस के 90 में से 45 या 46 सीट नहीं आती है या 47 सीट नहीं आती है, तो जितनी 45 से कम रह जाती है तो वो पूरी गवर्नमेंट बीजेपी की बनेगी। ये सारे समझौता छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेंगे। यही जम्मू कश्मीर का हाल है, कहीं भी ये महाराष्ट्र में यही ट्राई चल रही है। यानी गठजोड़ आप कर रहे हो, ठीक बात है कि भाई हम अकेले तो हम मेरे से कौन गठजोड़ करे, पार्टी का लीडर है वही गठजोड़ करेगा। पार्टी के लीडर को ये चाहिए कि यदि आइडियोलॉजिकल गैप है या तुम्हारे साथ पीछे चलने वाले लोग यदि हैं, उनकी बात को उसके अंदर किसी प्रकार का वजूद नहीं है, तो उनको बिल्कुल ये सोचना चाहिए कि कहीं भी मैं समझौता, चाहे अकेला चले हो। अब मायावती अकेले चलते चलते ही इधर लुढ़क पड़ी, आगे इन लो इनके साथ अटैच होकर हो गई। भाई या तो हारना जीतना एक अलग बात है। आप जो को पता है कि गठजोड़ की राजनीति मजबूरी है, तो आप अपने पीछे चलने वाले आदमियों को सेटिस्फाइड करो, जैसे आरएसएस अपने आदमियों को सेटिस्फाइड कर रहा है। यदि आप सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हो तो आपकी लीडरशिप भी खत्म होगी और वो ग्रुप पूरा खत्म हो जाएगा।
ये मैं कहना चाह रहा हूं। जो लाइन मैंने पीछे से कही है कि आप अपने वोटों की गठड़ी को गठजोड़ करने के चक्कर में किसी आदमी को हैंड ओवर कर रहे हो, तो पब्लिक के अंदर मैसेज ये जाए कि मैं इसके साथ इस बात के लिए मन रहा हूं कि मेरा ये एजेंडा है कि तुम ये काम करोगे, और जिस दिन ये नहीं करेगा मैं इसका साथ तोड़ दूंगा, जैसे जेजेपी वाले का नहीं किया। अब वो 2 वोटों के लिए भटक रहा, खत्म हुआ, खुद खत्म हुआ। 5 साल शासन किसी और का चला, उन्होंने अपना एजेंडा फिट कर लिया, पूरे हरियाणा के किसान वर्ग को बर्बाद कर दिया, और एक ऐसे ग्रुप के साथ अटैच हुआ जो ग्रुप एंटी था किसानों का। तो ये बेसिकली बात तो लीडर्स के लिए ज्यादा था, और आज मैं थोड़ा सा कंफ्यूजनली नहीं कर पाया, तो फिर मैंने कहा ग्लोबल यूनाइटेड का ये यूट्यूब चैनल है मेरा, इसमें रिकॉर्ड करके लोगों तक भेज दूंगा, संख्या कम आई है तो जिनको भी है। तो मैं अब ये कह रहा हूं कि गठजोड़ की राजनीति आप लोगों की मजबूरी है, लेकिन आरएसएस ने जो वैकल्पिक मॉडल दिया है, उस वैकल्पिक मॉडल का, जैसे एक तो वैकल्पिक मॉडल मैंने जैसे परिभाषा दी कि भाई पूरा आमूल-चूल परिवर्तन है, वैसे तो लगभग है, छद्म रूप से वो नहीं बताते हैं कि पूरा जो एक हेलीकॉप्टर बनाया था पहले इस राजनीति का, डेमोक्रेटिक को हम हेलीकॉप्टर माने, तो पूरी उसने सारी डिजाइन चेंज कर दी है। वोट लेने का तरीका, किस तरीके से दबाना, किस तरह से सिस्टम करना, बड़ा विकल्प नया खड़ा किया, और इस विकल्प के तहत जो राजनीति खड़ी हुई, इसके अंदर गठजोड़ के मार्फत हुई। गठजोड़ नहीं हो तो इनके पास कोई पावर नहीं है, ये कुछ भी नहीं है ही नहीं है। 5-10% लोग हैं। अब 10% लोग सत्तासीन हो, और इतने लोग जो हैं उनके आका या पार्टियां बना करके 2-2, 4-4 टुकड़े बना के आज ये पार्टी बन गई। 2200 और कुछ 6 पार्टियां हैं कुल, जिसमें से कुछ पार्टियां चुनाव आयोग ने खत्म कर दी, तो मैं 2200-2100 के बीच में मान रहा हूँ पार्टियां। और मेरे को भी कहा साहब आप ही पार्टी, मैंने कहा यार देखो पैसा इसकी पहली प्राइम कंसेप्ट है, और फिर मैं कुछ एजेंडे को लेके रहूं तो ऑलरेडी उस पे है। जैसे भारतीय किसान पार्टी, तो मैंने सोचा जब किसान पार्टी तो बात खत्म हो गई, फिर भारतीय है, किसान है, और पार्टी का क्या, फिर तो वो सारे हो गए। भारतीय आदिवासी पार्टी, तो आदिवासी आ गए, या भारतीय ट्राइबल इंग्लिश का नाम हो गया, पूरे आ गए उसमें। तो 2 क्यों हुए? अब हर जगह छोटे छोटे एनसीपी फलाना, ये लोग टुकड़े कर अपनी वो टुकड़ी गंठड़ी बांध के वोटों की उनको पकड़ा देते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं। इस डेमोक्रेसी का इतना बड़ा ह्रास हुआ है कि आदमी करे तो करे क्या, मतलब। इन सब बातों के तहत मैं ज्यादा नहीं बोलने के बाद में डॉक्टर वेलाराम जी से मैं चाहूंगा कि वेलाराम जी आप क्लियर पिक्चर दें कि एक आरएसएस की जो राजनीति विकल्प के तौर पे काम कर रही है, वो हर एक के साथ गठजोड़ करके सेटिंग करके उनको कोणी लगा करके साइड में कर लेती है, और अपना ढांचा खड़ा कर लेती है, अपना एजेंडा फिट हो जाता है, अपना एजेंडा उसके अंदर साइड में हो जाता है। जो आदमी जाता है उसकी कोई बात नहीं माने, फिर उसको पूरा का पूरा वो गंठड़ी के वोटों की क्यों दी जाती है? ये सवाल है कि आरएसएस का मॉडल कितनी माइंडसेट से वो लोग काम कर रहे हैं, और हम किस तरीके से अपनी बात को बिल्कुल यूं इजी ले रहे हैं। यार भाई मजबूरी हो सकती है कि हम जीतेंगे नहीं, तो मत जीते, क्या फर्क पड़ता है? आप मान लो नहीं जीते, 1 सीट नहीं आई, तो क्या फर्क पड़ गया इससे, बताइए आप अपने हिसाब से लड़िए। अब जैसे आम आदमी पार्टी का मॉडल, मैंने कुछ साथी है मेरे, तो मैंने कुछ कहा, मैंने कहा यार देखो विनेश के सामने ये जो लड़ाई है ना, ये कांग्रेस की वैसी नहीं है। तो मैं एक 90 सीट में से 1 सीट, वो वहाँ एमएलए है, तो मैंने कहा 90 में से 1 सीट आप आम आदमी पार्टी वाले यदि इसके सामने खड़ा नहीं करो, और वो भी मतलब कुश्ती का करो, तो ये मैसेज गलत जाता है कि हम यार आपस में इस तरह से, ये कोई तरीका नहीं है। मतलब कुछ लड़ने का भी तरीका नहीं, एक से सींग फंसा के दूसरा खड़ा, दूसरे से खड़ा, इसका मतलब या तो पैसे लेकर के आप बिक रहे हो कहीं, या कोई कारण ही नहीं समझ में आता। यार क्या फर्क पड़ता है, एक लड़की चली जाएगी जिसने एक आंदोलनात्मक रूप से गए, वो पार्टी का तो एक बैनर है किसी न किसी में जाती, वो बीजेपी नहीं गई तो उसने थोड़ा मजबूत माना इसको, तो इसमें चले गया। मैं कहते मेरे वाले में आ जाती साहब, आम आदमी में आ जाती, तो मैंने कहा क्या फर्क पड़ा, उसमें गई या इसमें गई। आप जब लड़ाई को एक रास्ते पे मान रहे हो, तो ये मतलब चुनाव का ढांचा भी आप मर्जी से अपने तरीके से कर रहे हो। तो ये जो कुछ भी ये आ रहा है ना, ये ढांचा, ये इस राजनीति को बहुत गलत दिशा में ले जाएगा। ये जितने भी गठबंधन करने वाले लोग हैं
उन सबको धीरे धीरे खत्म हो, 90% तो खत्म हो गए हैं। हरियाणा के देवीलाल गुरु को उठा लो, चौधरी चरण सिंह गुट को उठा लो, ये किसानों के प्रतिनिधि बनने वाले लोग हैं। इधर आदिवासियों के तो बहुत ज्यादा बड़े लीडर हुए नहीं है। ये एनसीपी वाले के भी गले में आई पड़ी है, यहाँ से छोड़ सबके गले में आई पड़ी है। और एक बिल्कुल छोटा सा ग्रुप जो आइडियोलॉजिकल रखता है, अपनी आइडियोलॉजी फिट कर लेता है, दूसरे का हुक कर लेता है, उसके साथ वोट लेके उसके और अपनी बात को चला लेता है और शासन चलता है इनका। और परमानेंट शासन का कार्य कर दिया इन्होंने, सब जगह अपने आदमियों को फिट कर दिया। तो आप कोई कांग्रेस आएगी ना तो उसको 20 साल लगेंगे उसको ये करने से, इनको हटाने में। कानून ही ऐसे हैं, आप हटाओगे कैसे? किसी को आप सेक्रेटरी बना दिए, प्रमोशन कर दिया, ऐसे कर दिया, तो पूरे ब्यूरोक्रेट सिस्टम को इन्होंने कब्जे कर लिया। यूनिवर्सिटीज कब्जे हैं, ये सारा ढांचा कब्जे में है, ऐसे ऐसे इन्होंने अपने तंत्र खड़े कर लिए। तो उनके साथ अटैचमेंट क्यों हो रहा है? ये काहे के ये गठबंधन है, झूठा गठबंधन। यार बैठ लो, क्यों जनता के वोटों को इधर से उधर? पब्लिक अपने भोलेपन में वोट बेचारी क्या करे। नेताजी कह रहे हैं ये वहां से वो आया रावण यहाँ हरियाणा में आके उसके साथ जेजेपी पे लग गया। अरे तेरे यार ठीक है, क्या बात थी? क्या यहाँ झंडा गाड़ना था? बात सीधी सादी करो ना, कौन सा एजेंडा था तुम्हारा? लेकिन वही वोटों को बंटवारा करना और बस कोई न कोई व्यवस्था। हम ये नहीं कहते कि ये जीते या ये जीते, सारे लोगों के सामने एक बीजेपी आरएसएस की आइडियोलॉजी है, ये वर्सेस ऑल। इस बात पे हम बात करेंगे। डॉक्टर वेलाराम जी। वेलाराम जी, आप बात कहीं बिजी हैं क्या? डॉक्टर साहब आप बिजी हैं तो मैं किसी और साथी को लूं। बहुत सीमित हैं लोग, ये तो आधा घंटा ही चलाएंगे, कुछ लोग आए भी नहीं है। तो चलो डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि क्योंकि अब चुनाव का माहौल है। हाँ नवीन भाई, आप क्या कहना चाहोगे इस टॉपिक पर कि इस गठजोड़ की जो खिचड़ी लेकर के और चेतनवीर सिंह पंगल, तो इसके अंदर हम कहाँ किस तरह से हैं? डॉक्टर साहब शायद बिजी हों, या ये भी हो सकता हो कि ये ज्यादा कहना नहीं चाह रहे हों रिकॉर्डेड सेशन में। हाँ नवीन भाई, अपना माइक खोल के अपनी बात को रखते कि क्या क्या सोचते हो आप? नवीन आवाज सुन रहा भाई? नहीं सुन रहे हैं या बोल नहीं रहे हैं भाई, या मेरी आवाज नहीं आ रही है? मेरी आवाज आ रही है क्या राम प्रसाद जी? आपकी आवाज आ रही है सर, आ रही, क्लियर आ रही है। चलो ठीक है, वीरेश जी लेट जुड़े थे इसलिए बिल्कुल आ रही सर। हाँ चलो ठीक है फिर। हाँ वीरेश जी, आप अपनी चिंतन रखिए कि ये गठजोड़ करने वाले वोटों की गंठड़ियां बांट बांट के आपका जयंत भी ले जा रहा है कि ये वोट तुम पकड़ भाइयों पे, ये मेरा, ये करके कोई कुशवाहा, कोई फला, और आइडियोलॉजी फिट हो रही है उन लोगों की जो लोग अपने आप में 100 साल से जिस बात को मनवाना चाह रहे हैं। वोट हमारे और काम उनका, किसी गरीब का, किसान का कोई काम नहीं हो रहा है। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? सवाल हनुमान राम जी यही तो है कि एक तरफ तो आइडियोलॉजी है, वो अपना उद्देश्य लेके चल रहे हैं कि पूंजीवाद को स्थापित करना उनका मकसद है, तमाम संसाधनों पे कब्जा करना, वे अपना मिशन लेके चल रहे हैं। और दूसरी तरफ जानकारियों का ज़बरदस्त अभाव है। सत्ता परिवर्तन तो चाहते हैं लेकिन आधिपत्य या भागीदारी अपनी चाहते हैं। कोई आइडियोलॉजी के हिसाब से कांग्रेस पार्टी तक भी इस समय नहीं चल रही है। अगर आप मैनिफेस्टो देखें तो प्रतिक्रियावादी सिद्धांत हैं सारे, कोई एक आइडियोलॉजी जिसको नाम दिया जा सके भाई वो करना क्या चाहते हैं। क्योंकि अगर हम पूंजीवादी व्यवस्था को लेकर चलें तो इसकी तो स्थापना ही कांग्रेस ने करी 1992 में। इस व्यवस्था को लेकर तो आई कांग्रेस थी, इन्होंने तो उसको पहिए लगाए हैं, उन्होंने तो इसकी वंदे भारत बना दी, इसकी
बुलेट ट्रेन बना दी, बस इतना इन्होंने किया है। अदरवाइज वो जो रेलगाड़ी चलाई थी पूंजीवाद की, उसे चलाने वाली कांग्रेस थी। और अगर कांग्रेस आएगी तो क्या करेगी, ये कोई स्पष्ट इसका मंतव्य आज तक हम लोगों के सामने नहीं है। यानी अगर हम जैसे लोग जो चिंतन करते हैं, आप जैसे लोग जो सोचते हैं इस बारे में कि कांग्रेस आएगी तो क्या करेगी, भाई ये पंचायत राज को लाएगी, हमें तो दिखाई नहीं देता। क्योंकि पंचायत राज लाना होता तो 1992 तक लटका है, 1947 से 92 तक गांधीवाद को लागू नहीं कर पाए। और अगर चौधरी चरण सिंह वाद को लागू करना चाहते हैं, वो बात अगर हम देख के चलें ना, चौधरी अजीत सिंह ने लागू नहीं करा, जयंत चौधरी ने बात नहीं करी। तो प्रश्न है कि कौन सी आइडियोलॉजी को लागू करना चाहते हैं। देवीलाल जी देहात की बात करते थे, राइट टू रिकॉल की बात करते थे। आज उनके जो आगे चलने वाले हैं, उनकी जो पीढ़ियां हैं, वो नाम ही नहीं लेते राइट टू रिकॉल का। तो कोई सिद्धांत बिल्कुल नहीं है। पासवान जी के बेटे चिराग पासवान राजनीति में हैं। पासवान जी क्या उद्देश्य लेकर आए थे, समाजवादी उद्देश्य से वो आए थे राजनीति में, दलित उत्थान के लिए आए थे। चिराग पासवान तो खुद अपने आप में एक पूंजीवाद प्रस्त जो है वो उसकी आइडियोलॉजी है। लालू प्रसाद यादव जी, उनका लड़का जो है वो कोई अपना मंतव्य स्पष्ट नहीं कर पा रहा। किसी भी नेता का आप नाम दे दें, भाई आप ममता बनर्जी को देख लें, ममता बनर्जी भी प्रतिक्रियावादी है, कोई उसका भी कोई सिद्धांत नहीं है। अगर नज़र जाती है तो थोड़ी बहुत वामपंथ से जाती है, और वामपंथ तो बिल्कुल हताश होकर अपने कमरे में सिमट के बैठ गया। तो निराशा का भाव तो ज़बरदस्त है आम जनमानस के सामने, बहुत ही खराब स्थिति है। और ऐसे में मुझे तो लगता है कि दाएं बाएं निकल के इस दल में जाके उस दल में जाके ये लोग अपनी आइडियोलॉजी को लॉन्च करेंगे कहीं ना कहीं से, किसी न किसी रूप में। तो परिवर्तन के प्रति हमें बहुत ज़्यादा उत्साहित होने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, इतना है कि मजबूत विपक्ष होने से इनका जो बहुत हाई स्पीड से चला हुआ था आइडियोलॉजी को लॉन्च करने का, उस पर ब्रेक जरूर लगा है। तो मुझे तो लगता है कि मजबूत विपक्ष भी होता रहे वर्तमान परिस्थिति में, तो थोड़ी बहुत सुनवाई आम जन की होगी। अदरवाइज परिवर्तन हो के कुछ हो पाए, ऐसी उम्मीद मुझे तो बिल्कुल नहीं हनुमान राम जी। मैं तो घोर निराशा में जी रहा हूँ इस समय। और नहीं, किसी अब उम्मीद किसी नेता से मैं आपको दूसरी तरफ ले जा रहा हूँ वीरेश जी, कि मैंने भविष्य की बात कही है इसमें, कि भाई ये मॉडल तो लॉन्च हो गया, इन्होंने अपना सेटअप खड़ा कर लिया, लोगों को पटापटू के उनकी वोटों की घंटियां लेकर के इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी तो सेट कर ली, लगभग सेट हो गई। क्या ये आइडियोलॉजी सर्वाइवल है? इतने बड़े वोटों की संख्या वाले लोग, आदिवासी, किसान, मजदूर, ये समझे नहीं इस बात को कि भाई मेरे वोट से ये आइडियोलॉजी फिट हो रही है। इनके पकड़ में नहीं आई ये बात, ये मानते हैं अपने, ये बात अपने समझ में आ गई कि भाई हम यदि वाकई वोट देने में इधर डिकू पुचू या इस तरह की व्यवस्था नहीं करते तो ये लोगों की आइडियोलॉजी बिल्कुल होती नहीं, क्यों, ये तो 5% लोग थे। अब इसका भविष्य आप मानते हो कि ये परमानेंट इन्होंने छाप लगा दी कि हमारी आइडियोलॉजी स्थापित हो गई, ये रोते भटकते रहेंगे आदिवासी, किसान और मजदूर, ऐसा? इसके बारे में अपन क्या सोचते हैं? देखिए, जागृति जैसे जैसे आएगी आइडियोलॉजी तो ये फेल होगी, ये चलने वाली नहीं है। भाई क्रांति जो आती है, क्रांति तभी तो आती है ना कि जब इनका शोषण बढ़ता है इस तरीके से। पीछे फ्रांस में क्रांति आई और आई, वो तभी तो आई कि आम जन जब समझ जाएगा तो खुद ब खुद छीन लेगा इनसे। ये तभी तक तो है जब तक आम जन जागृत नहीं है। और आम जन को जगाने का काम कोई भी राजनीतिक दल नहीं कर रहा है, वही मैं कहना चाहता हूँ। या तो राजनीतिक दल ही अनभिज्ञ है सही चीज़ों से, भाई गांधीवाद से, आपके पंचायत राज की जो व्यवस्था उससे, राजनीतिक दल ही अनभिज्ञ हैं, उनकी उपयोगिता का पता नहीं है। भाई आज 17 गोल्स जो इन्होंने डेवलपमेंट के निर्धारित किए हैं, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, तो वे हाथी के दांत जो असली वाले हैं उनको बताने वाला दिखाने वाला कोई है नहीं। अगर जनता जान लेगी, समझ लेगी, तो जनता फिर खुद ही नेतृत्व पैदा भी करेगी अपना। बीच में आप जैसी पार्टियां आएंगी वो थोड़ा लड़ाई को जो है दूसरी तरफ मोड़ देंगी, जो जिस मिशन पर जाना चाहिए। अब ज़रूरत इसमें यह है कि हम आप जैसे लोग जो चिंतन करते हैं, इन्हें एक मंच मिलना चाहिए, इनको एक अपना मंच बनाना चाहिए और जन जागृति ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। जितनी जागृति होती है उतनी जो है इनको जो गतिविधियाँ उनको ब्रेक लगता है।
भाई जो किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन में भाई मुद्दे आए, लोगों ने बताए, समझाए, आप जैसे लोगों ने मेहनत करी भाई, और तमाम जो किसान उसके मोर्चे के थे 40 लोग, उन्होंने वो आमजन को बताई, और उससे वो जो है कुंद हुई धार इनके उसकी जो मिशन चल रहा था इनका। तो ज़रूरत वही है कि कैसे हम बता पाएँ, कैसे अपनी बात आम जन तक पहुँचाएँ, वो सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है, और उसी बारे में चिंतन ज़्यादा होना चाहिए कि ये बातें आम जन तक पहुँचाई जाएँ। आप जो काम कर रहे हैं ये अपने आप में जागृति लाता तो है, लेकिन नक्कार खाने में तूती की आवाज़ है, यहाँ तो रणसिंगे बजने चाहिए, ऊंची आवाज़ होनी चाहिए। वो कैसे हो, चिंतन का विषय मेरे विचार से तो आज ये होना चाहिए, और कल भी यही होना चाहिए, आगे भी यही होना चाहिए। ये सबसे बड़ा चिंतन का विषय है। मैं उसमें आपको देखो, और मैं वीरेश जी, अब क्योंकि संख्या ज्यादा है ही नहीं लोगों की, आप अच्छे चिंतन की बात कर रहे हैं, डॉक्टर बेलाराम जी बोलते तो और ज्यादा ठीक था। मैं एक बात ये खड़ी करना चाह रहा हूँ कि हम पिछले कई सालों से हरियाणा गए, आपने वहां से बस भर के कुछ सरपंचों को लाए, हम भी 3-4 दिन वहां रहे, 150-200 सरपंचों को। हमारा एक उद्देश्य ये था कि इस रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिक्स का अल्टरनेटिव मॉडल जो है वो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है, जो भी पंचायतों से रास्ते में है। तो पंचायतों में हम चाह रहे थे कि इनके मातहत नहीं रहे, एक अलग सरकार हो, जो ग्रामीण व्यवस्था के एक अलग गवर्नमेंट हो, जिनके पास में जो 29 विषय उनके सबके पावर हो, उनको सबको जमीन पे उनका एक अधिकार हो, वो जिस चाहे जिस यूज में करें। आदिवासियों को उसी लाइन ऑफ है जैसे कि पैसा दिया गया, वो एक ही बात है उनका और हमारा, एक ही कंसेप्ट है कि भाई वो यदि 92 में जो आया और पैसा ये आया, तो मुद्दा ये कि हम अपनी इस आइडियोलॉजी को कहीं स्थापित नहीं कर पाए। ये जितनी भी पार्टी के लीडर बैठे हैं, इन्होंने कभी भी अपने, क्योंकि वो एक रिप्रेजेंटेटिव थे, हमने गलती ये की कि हमने रिप्रेजेंटेटिव का कहना माना। जिस आदमी ने ये कहा कि मैं तेरा रिप्रेजेंटेशन करूंगा, जैसे मोदी भी को आरएसएस ने कहा कि आप रिप्रेजेंटेशन करो, मोदी को कहा, लेकिन भागवत को पीछे लगाए रखा, चोटी पकड़े हुए कि भैया इधर मत, इधर चल, बाएं चल, दाएं चल। हमने क्या हुआ कि जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव था, उस रिप्रेजेंटेटिव को फ्री हैंड दिया, और उस रिप्रेजेंटेटिव ने हमारा रिप्रेजेंटेशन कम किया, पूंजीपतियों के साथ अटैचमेंट रखा, और कहीं जाकर के कभी इधर गठजोड़ कर लिया, कभी इधर गठजोड़ कर दिया, और हम मुंह बाए बैठे, वोट कहीं दिया, चला कहीं गया वो रिप्रेजेंटेटिव, अपनी मर्जी से अपने जाकर के वो गोद में बैठ गया उसके, उससे उनकी तो सत्ता कायम रही। अब मुद्दा ये है कि उसका कोई विरोध यहाँ हुआ ही नहीं, कोई ऐसी बात नहीं पैदा ही नहीं हुई, कोई ऐसी बात जेजेपी गई, गोद में जाके बैठी मनोहर सिंह लाल खट्टर के, सत्ता चली, और इन्होंने अपना एजेंडा फिट कर लिया। कौन सा एजेंडा फिट हुआ इसका, सिवाय ओम प्रकाश चौटाला को जेल से बाहर निकालने के कोई एजेंडा फिट नहीं हुआ। यानी हमारे वोट की इतनी सस्ती वैल्यू हो, ये बलिदानी कहने वाले लोगों की बात बता रहा हूं। अब इस स्थिति के अंदर हम यदि इतने टाइम से बहुत सारी मीटिंग हुई, सैकड़ों मीटिंगें हमने की होगी रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिक्स की अगेंस्ट में, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी आ जाए, और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का मतलब भी हमने समझाया कि ये विषय हैं, इनके अंदर ये आए और ये पावर दे, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव भारी पड़े। कानून वो बनाने वाले थे, गड़बड़ कहाँ है कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी वाले का कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं। कहते तो हैं, ये मेरे के एक जगह मीटिंग में बात हुई थी, तो वो सीएस कह रहा है, वो दिल्ली भी अपन गए थे उस टाइम, कहते तो ये है कि हमें भी पावर है तो इस जमीन के ऊपर क्यों हाथ डाल रहा कोई आदमी आए, गांव की जमीन है जो ठीक है पंचायत के पास रहे, या इन आदिवासियों की जमीन आदिवासियों के पास रहे, इनका पूरे कानून क्यों, कानून सेंटर ने बनाने थे, सेंटर में बना के इनका पैसा वगैरह वो जो है वो सारे इनके कुछ मतलब ही नहीं रखा, इनके नीचे से वो कानून बना करके और इनको साइड में कर दिया। ये जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी वाले लोग आपस में इतने लड़े, सरपंच आपस में चुनाव लड़के 2 पार्टियों में बंट के, एक इधर गोद में बैठ गया, एक इधर बैठ गया, ये प्रधानों के हाल रहा। इसके मायने ये है कि हम पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की परिभाषा या फायदे नहीं समझा पाए और आरएसएस समझा पाया। मुद्दा ये है कि ये दोनों तीनों ग्रुप ये नहीं समझा पाए कि तुम पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी खड़ी करो।
एक गांव जब यहाँ से आवाज देगा तो राष्ट्रपति हिलेगा, ये व्यवस्था है। उस पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में व्यवस्था है कि आपका प्रस्ताव, ग्राम सभा का प्रस्ताव राष्ट्रपति भी डिनाई नहीं कर सकता। ये लिखा हुआ है, ये कानूनी बाध्यता है। आदिवासियों का जो वो नहीं कर सकता, लेकिन इन्होंने एक साइड से पतली गलियां निकाल के 2 ग्रुप करके पता नहीं कैसे क्या कर लिया। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी आपस में लड़ बैठी। अब रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिक्स जो है वो डेमोक्रेसी की दुश्मन है। ये जितने भी रिप्रेजेंटेटिव है, मैं भी रिप्रेजेंटेटिव बनने की ख्वाहिश में गया, तब मैंने रिप्रेजेंटेटिव का सेटअप देखा, इनके साथ घूमा, तब देखा कि मैंने कहा गलत दिशा में आ गया। ये देना ही नहीं चाहते सत्ता नीचे। तो जो जिसके हाथ में है वो अपने बेटे को एमएलए बनाना चाहता है, जिस सरपंच है वो अपनी बहू को बनाना चाहता है, लेकिन पार्टिसिपेशन के तौर नहीं चाहता कि कोई आदमी ग्राम सभा में कोई बात कर दे। ऐसा है ही नहीं, मॉडल ही नहीं आ पा रहा। सेल्फ सेंटर्ड मॉडल है। इसके बारे में हम क्या प्रयास कर सकते हैं? क्योंकि भविष्य, आप कह रहे हैं ना कि आपने कहा भविष्य तब तक नहीं है जब तक लोग जागृत हो गए। लेकिन आप पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का एक युद्ध लड़ना पड़ेगा पूरा, तब जाकर के रिप्रेजेंटेटिव वाले लोग नाक रगड़, जैसे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव है आरएसएस के मार्फत गए हैं, वो नाक रगड़ के आरएसएस के पास आ रहे हैं। हमारे पास में पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का एजेंडा खड़ा नहीं कर पाए। हमने जातियों में, दूसरों में इस तरह से बंट गए, और हमारा एक सिस्टम नहीं डेवलप कर रखा है कि सरपंच जो कहेगा वो होगा, या सरपंच का मतलब ग्राम सभा सशक्त हो जाती है तो दुनिया बदल देती है पूरी की पूरी। उनके क्या, आरएसएस के संगठनित है और क्या है। तो ये बताइए आप। 2 चीज कहनी चाहूंगा। आरएसएस ने जो ये आइडियोलॉजी लॉन्च करी है, इसको लॉन्च करने में उसको पूरे 100 साल उसके खर्च हुए हैं। ये एक दिन में नहीं हुआ। मुझे याद है सन 1990 में जब ये सरकार गिरी और इन्होंने वो कमंडल यात्रा निकाली, रथ यात्रा, और इनकी उसके बाद 92 में यूपी में सरकार आई थी। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने। मैं उस समय अमर उजाला देख रहा था अपने यहाँ से। तो इन लोगों ने एक साथ 300 साढ़े 300 सरस्वती शिशु मंदिरों की लॉन्चिंग करी थी मेरे क्षेत्र में। वेस्ट यूपी के कुछ जिलों में 350 सरस्वती शिशु मंदिर, और आज इनकी 3 लाख के आसपास संख्या है, जहाँ तक मेरी जानकारी में आया, सरस्वती शिशु मंदिर, जहाँ ये नर्सरी तैयार करते हैं अपनी आइडियोलॉजी की। तो आइडियोलॉजी लॉन्च करने में ये नहीं कि केवल इन्होंने करी, कांग्रेस सेवा दल आरएसएस के पैटर्न पे कांग्रेस सेवा दल पहले होता था, तो उस सेवा दल ने कांग्रेस को बढ़ाया, कांग्रेस की जो पॉलिसी थी उनको लॉन्च किया बकायदा। आज किसी दल के पास इस तरह का कोई ना सेवा दल है और ना इस तरह की कोई आइडियोलॉजी है कि उस आइडियोलॉजी को लॉन्च कर पाए। कांग्रेस का भी सेवा दल खत्म हो गया। आरएसएस जो है वो अपने पूरे उसमें यौवन अवस्था में कार्य कर रहा है और वो अपनी आइडियोलॉजी बना रहा है। आपको याद होगा, हमने मेरठ की यूनिवर्सिटी में जब प्रोग्राम करा था, तो आपकी प्रोग्राम से अलग मैं प्रोग्राम को लेके गया कि भाई जो पीछे स्टूडेंट्स बैठे हैं, शोधार्थी हैं, हम उनको इसमें पार्टिसिपेशन करें अपनी डिबेट में, और उनको बकायदा बुलाया। उनमें हालांकि उतने उस पर नहीं आ पाए, लेकिन आपने देखा होगा कि उसमें एक स्टूडेंट ने बड़ा अच्छा लेक्चर उस समय पे दिया था। यानी हम जो बूढ़े लोग इकट्ठे होते हैं और अपनी बातें करते हैं, अगर हमारी बातें युवा पीढ़ी को स्ट्राइक नहीं करती हैं, युवा पीढ़ी तक नहीं पहुंचती है, तो हमारा बात करना केवल गाल बजाई होकर रह जाएगा। इसका कोई माने नहीं है। मैंने पहले भी ये बात कही है, हम ऐसा कुछ करें कि यूनिवर्सिटीज में हमारे प्रोग्राम हो, हमारी डिबेट हो, और ये बातें जो है हाँ स्टूडेंट्स तक पहुँचे। स्टूडेंट्स का आजकल क्या हाल है, जो आपकी क्लासेज होती हैं, नागरिक, जो आपने अभी बात बताई थी कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, पंचायती राज, ये सब हमारे सिलेबस में है, किताबों में है, लेकिन वहाँ जो पढ़ाई होती है यूनिवर्सिटीज में, वहाँ वो सिलेबस, मूल सिलेबस नहीं पढ़ाया जाता। केवल मेडी सरल अध्ययन की किताबें पढ़ाई जाती हैं, उनको एग्जाम दिलवा दिया जाता है, उसी तरह के प्रश्न आते हैं, वो प्रश्न पास करते हैं, डिग्री ले और चले आते हैं। टेक्स्ट बुक का अध्ययन नहीं करते हैं।
मैंने जयपुर से एक डिप्लोमा किया था RLSGD का, उसमें ये पानी के सिस्टम का भी था, जैसे ये नगर पालिकाओं में पानी की व्यवस्था होती है, सीवेज ड्रेनेज की। वहाँ एक प्रोफेसर आते थे हमें पढ़ाने के लिए उसमें, तो उस प्रोफेसर ने मुझे बताया कि आप मैक्सिमम राइटर्स की टेक्स्ट बुक पढ़ें, ये जो मेडी जी है ये पढ़ना छोड़ दें। तो अगर आप स्टडी करना चाहते हैं, गहन अध्ययन करना चाहते हैं, तो कम से कम 3 राइटर्स की टेक्स्ट बुक आप पढ़ें, तब आप जानकारी ले पाएंगे कि वास्तव में ये विषय है क्या। और उस पैटर्न पे पढ़ाई ना तो कहीं होती है, ना हमारे बच्चों को पता होता है। वे डिग्री लेकर आते हैं, सरल अध्ययन की किताबें पढ़ के आते हैं, उनकी नॉलेज जो है इस बारे में बहुत कम है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे युवा जो है वो इस तरफ जाएं, क्योंकि परिवर्तन तो युवाओं से आएगा, परिवर्तन हम बूढ़ों से नहीं आएगा। भाई मैं काम को कर रहा था, मुझे हार्ट अटैक आ गया, मेरा पूरा कार्य बाधित हो गया। भाई हमारे एक साथी होते थे कृष्ण कुमार, वो वहाँ के थे, कृष्ण पाल, उसके हरियाणा के, बहुत इतिहास लिखते थे जाटों पे, इन्होंने ये करा, किसानों का ये है, उसका वो है। उनको भी कंप्यूटर पे 24 घंटे लगे रहते थे, उनको ब्रेन हेमरेज हो गया, वो भी चलते बने। किस दिन भैया पता चलेगा। हमारे हनुमान राम जी जो हैं दिन भर सोचते रहते हैं, करते रहते हैं, भगवान ना करे उनके साथ कोई बात हो जाए। भाई अति चिंतन जो है हमें मुश्किल में तो डाल सकता है, लेकिन समाधान नहीं ढूंढ पा रहा। तो समाधान ढूंढने के लिए हमारा जो ग्रुप है, नवीन चहल जी आए हैं और युवा लोग जो हमारे इसमें हैं, उनको हमारी बात को ध्यान से सुन के और ऐसा कुछ करना चाहिए कि युवाओं की डिबेट्स करें और उन युवाओं तक इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचावें कि हमारे अध्ययन के स्रोत क्या हैं, कहाँ से हम पढ़ाई करें, कैसे गांधी जी ने परिवर्तन करा, कौन सी चीज़ थी वो जो हमारे समाज में अंग्रेजी राज के बाद आनी थी, जिसको आना चाहिए था, ग्राम विकास के कौन से रास्ते थे, अंबेडकर ने संविधान किन चीज़ों से प्रेरित होकर बनाया, उन चीज़ों की कहाँ ज़रूरत है। तो इन सब चीज़ों पे बारीकी से, गहराई से जाना पड़ेगा। अगर पैरेलल गवर्नमेंट भी हम बना लें, जो कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है बनाया जाना, वो एक बहुत बड़ा मिशन है। उसकी जो अप्रोच है, जो पहुंच है, वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी। उसका जो एम्पलीफाइंग है वो नहीं हो पाएगा। और चीज़ों का आज के दौर में एम्पलीफाई होना बहुत ज़रूरी है। जो बातें हम यहाँ कर रहे हैं ये एम्पलीफाई नहीं हो पाती हैं। अगर ये एम्पलीफाई हों, जो हमारे श्रोता हैं वे अपने ग्रुप्स में जाके इसको आगे बढ़ावें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें, तब जाके कुछ होता है। और तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि मैं निराशाओं से घिरा हुआ हूँ, और ख़ास तौर से ये जो हार्ट अटैक आया है इसके बाद तो मैं थोड़ा सा बहुत ही गहन से चिंतन इस चीज पे कर रहा हूँ। ठीक है विदेश जी, आप काफी बोल गए, इसलिए मैं आपको रोकना भी चाहूंगा। डॉक्टर ने भी मना कर रखा है आपको ज्यादा नहीं बोलने के लिए। मैं राम प्रसाद जी आपके पास आ रहा हूँ कि हमने एक विकल्प ढूंढा था। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी हमारी थीम थी, उसके अंदर सामाजिक सहकार का विकल्प ढूंढा था। मेड़ता में हमने आपको कहा था कि भाई मेड़ता मॉडल के नाम से हम सामाजिक सहकार बनाएंगे। अब उसका मेन काम ये था कि सामाजिक सहकार के जो 4 पिलर थे वो ग्राम सभा का प्रारूप था। इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और कोऑर्डिनेशन काउंसिल बनाई, और एक ग्राम पंचायत का जो ढांचा वो 5वीं काउंसिल ये थी। यानी लगभग 100-125 आदमी गांव के जो है वो इसमें सामाजिक सहकार के मॉडल में स्थापित हो जाए। और उसके अंदर हमने थीम ये ली थी कि शुद्ध आहार और सद्विचार के लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाए। तो धीरे धीरे ये जैसे 100 साल में इन लोगों ने अपनी स्थापना की है, तो उनका तो एजेंडा है कि हम सत्ता लें और कॉर्पोरेट को सहयोग करें और हम आनंद लें बैठे बैठे। हमारा एजेंडा ये था कि हम अच्छा खाएं और सद्विचार करें। ये हमारा मॉडल था सामाजिक सहकार का। ये लेकर के हम 15-20 गांवों में, आप भी करीब 5-7 गांवों में गए। मैं ये जो 22 तारीख आ रही है इसमें मेरी 21वीं मीटिंग है। 22वीं मीटिंग को मैं बड़े जोर शोर से करने के मानस में भी हूँ कि कहीं मैं एक सी जगह जाऊं और बैठूं और देखूं और इस बात को कहूं कि देखो ये पार्टिसिपेटरी सेटअप में आप ग्राम सभा बनाइए। ग्राम सभा का नाम हम जो है सरकारी तंत्र के सिवाय सामाजिक सहकार दे रहे हैं। उसके 4 भाग हम टुकड़े कर रहे हैं। उनका 1 है तो हम 4 भाग कर रहे हैं। उनका तो 10% वो हम नहीं करते। 4 भाग में हम पूरे गांव को ड्यूटीज हैंड ओवर कर रहे हैं। इकोनॉमिक वाले यूथ अपने इकोनॉमी की बात करें, कल्चरल वाली लेडीज जो हैं कल्चर को डेवलप करें, और जो
सोशल काउंसिल जो हमारी बन रही है, जो बुजुर्ग है, जो जिस दिशा दे, जो हमारे पुराने भारत की जो व्यवस्था थी उसको कायम करने के अंदर खेती किसानी में ये बात करें। ये बात कोऑर्डिनेशन कौशल को हमने न्यायिक व्यवस्था के तौर जोड़ा था कि भाई गांव का न्याय गांव में हो जाए। अब ये यदि मॉडल स्थापित होता है किसानों में और आदिवासी बेल्ट में, और एक सरकार की जो ग्राम पंचायत है उनका काम है कि भाई आप अपना पैसा लाओ और खर्च करो, हमें तुम्हें टांग अड़ाई नहीं करनी है, आप जो है हम आपका सहयोग करेंगे। ये हमने मोटा मोटा सा गाँव में कहा। हम तो अच्छा खाना चाह रहे हैं और सद्विचार में जीना चाह रहे हैं। ये होने के सिवाय एक राजनीति का ये मॉडल आया कि एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, जय बोलेंगे, उसके पीछे भागेंगे, हाँ करेंगे, वो चंदा लेगा, वो करेगा और हमारी वहां जाके बात नहीं करेगा। अजीब मॉडल है। क्या मतलब हुआ? जबकि आरएसएस ने अपना मॉडल है, उनके संगठन है, उनके सिस्टम है, उस सिस्टम से एक लाइन बाहर नहीं जाती। तो ये तारीफ के काबिल है। यहाँ अपन विरोध करने के लिए नहीं बैठे हैं। ठीक है कि हमारे बारे में वो नहीं सोचते हैं, ये उनकी कुछ मजबूरियां होगी या कारण होगी कि ये पागल है, अपने आप करेंगे, ये आप अपने क्यों इनके बारे में सोचें? भाई खेती वाले के बारे में वो क्यों दिमाग खर्च करे? मंदिर में बैठ के जब अनाज लाएगा किसान तो मस्ती से अपना काम करेगा। और क्या करना है इनको? सांस्कृतिक कल्चर के अंदर अपने को तो वो काम करने हैं जो रोजी रोटी का जुगाड़ बने। यानी शोषित और शोषक दो तरह के वर्ग इस जगह अपने हैं। तो वो शोषण करने वाले लोगों को क्या पड़ी है कि काम करने वाले लोगों के बारे में सोचें, आदिवासियों की, मजदूरों की, किसानों की सोचें। वो जब है ही वोट देने के लिए 5 साल में एक बार, और ये टुकड़े टुकड़ों में गठजोड़ करके ये दिला भी देंगे, तो ये सारी कुछ कहानी ऐसी बन गई कि हम एक स्थापना नहीं कर पाए। उसके लिए हमने सामाजिक सहकार की एक परिकल्पना की थी कि हम इस दिशा में बढ़े, गांव दर गांव यदि करें तो हो सकता है कि एक ऐसा सेटअप खड़ा हो जाए। क्योंकि हम तो मूर्ति पूजा और वो अलग ही लग गया। ये सड़कें भरी पड़ी है, ये किसानों से भरी पड़ी है। कौन किसको चाह रहा? सिर्फ अपना मतलब ही नहीं। और ये कह रहे हैं आप इधर वोट दे दो तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव, हमें रिप्रेजेंटेटिव का इतना क्या चस्का है कि हमें एक एमपी चाहिए। अरे यार क्या करेगा वो एमपी? तुम्हारे क्या काम आएगा? खुद एक कानून बनाएगा, वो तुम्हारे लिए बनाएगा ही नहीं, तो तुम इसकी चिंता क्यों कर रहे हो इतना? कि राजनीति के लोगों की इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? राजनीति वाले आपकी चिंता नहीं कर रहे हैं। जैसे आरएसएस की चिंता मोदी नहीं करे तो हवा निकाल देते हैं। ये 5 मिनट नहीं लगता इनको, तो वो चिंता करनी पड़ती है। हमने वो माहौल नहीं बनाया क्योंकि हमारे पास में इस तरह का मॉडल नहीं है, एक हमारा ढांचा नहीं है। हमारे जो गांव के स्तर पे ढांचा होना चाहिए, जिसके लिए हम कई टाइम से कर रहे हैं कि हम पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में हम इस तरह की सामाजिक सहकार के नाम से एक मॉडल स्थापित कर दें। सामाजिकता हो हमारे बीच में और सहकार भाव हो हमारे बीच में। और थीम हमने बनाई थी कि शुद्ध आहार ले लें, हम खुद आहार ले रहे हैं, वो नकली ले रहे हैं, और सद्विचार ले लें। तो राम प्रसाद सभी को नमस्कार। देखो हनुमान जी सर, आपने जो बातें कही है और वीरेश जी सर ने जो बताई है भाई युवाओं को जोड़े, तो हमने जो मेड़ता मॉडल या सहकार मॉडल जो बनाया था, हमें उसका रेस्पॉन्स हमने जो प्रयास किया था कुछ गांवों के अंदर, लेकिन हमने ग्रास रूट पर प्रयास नहीं किया, उसमें हम सफल नहीं हुए। क्योंकि जब तक हम टीम बना करके, मैं तो कह रहा हूँ निकल जाओ घर से, मैं भी तैयार हूँ साथ चलने के लिए। जब हम 5 आदमी निकल जाएंगे, आराम से किसी गांव में पड़ाव लेंगे, निश्चित रूप से हमारा ये मिशन सफल होगा। लोग बहुत परेशान है यहाँ के भोजन से, यहाँ की व्यवस्था से, मिलावटी खाने से, और ये जो राजनीति, रिप्रेजेंटेटिव राजनीति की जब चर्चा कर रहे हैं ना, ये तो बिल्कुल ही फ्लॉप टाइप है हमारे लिए। हमारे जो आदिवासी लोग या हम जो किसान लोग हैं, मजदूर हैं, वो तो सिर्फ इनकी गुलामी के अलावा कुछ कर ही नहीं रहे। हमारा तो कोई एजेंडा ही नहीं है, हम तो उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो ये बंद कब होगा? जब हम जागरूकता आएगी। जागरूकता कब आएगी? हम यहाँ से निकल जाएंगे घर से। ये जो मीटिंग है इससे कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, जागृति हो रही है, आप भरसक प्रयास कर रहे हो, ये काबिल तारीफ है, सब कुछ है। लेकिन सर, जब तक मैदान में नहीं उतरेंगे, लोग हमसे रूबरू नहीं होंगे, तब तक ये काम सफल होने वाला नहीं है।
क्योंकि लोग जागृत है ही नहीं, जागृत होना भी नहीं चाहते, तो उनको जागृत